नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हम आए हैं भैरूलाल जी अटैरिया के घर में, जिन पर लगातार इस समय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मुखर हैं और कई आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ओर से चल रहा है, हम उनसे चर्चा करते हैं। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। आप जब बीजेपी में आए कांग्रेस छोड़ करके, उसके बाद तो आरोपों की झड़ी आपके ऊपर लग गई, क्या कहेंगे? धन्यवाद सौरभ जी। मैं सबसे पहले सभी देवासवासियों को नमस्कार करता हूं। आज जो मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके पीछे हमारी बहुत सारी पीड़ाएं हैं। पूरे वर्ष भर की हमारी पीड़ाएं हैं। मैं सिर्फ इनके बातों पर से ही इनके जवाब देना चाहता हूं। सज्जन सिंह जी वर्मा ने मेरे ऊपर कई आरोप लगाए। सज्जन सिंह जी वर्मा साहब ने कहा कि उन्होंने उनके जीवन भर में इतनी पवित्र राजनीति की है कि उनके जीवन में वो एक मकान नहीं बना पाए। कितनी झूठी बात है। आज मुझे दुख होता है कि इतने साल राजनीति करने के बाद में, इस उम्र में वो इतना झूठ बोलते हैं कि मैंने एक मकान नहीं बना पाया। मैं ये कह रहा हूं कि एक मकान बनाने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। आपके अच्छा मकान, हमारे तो 20-25 लाख में ही ज्यादा बन गया। इतना हमने तो ये खरीदा था 13.5 कितना उस टाइम पे पूरा बनाने सहित 13 लाख में पड़ा था। 7.5 लाख रुपए में 15-50 का मकान खरीदा था मैंने। तो आज इनके पास में करोड़ों के 2 गाड़ी घोड़े हैं। आज अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनके पास में 10 करोड़ के 2 गाड़ी घोड़े होंगे गिरी हुई हालत में। दूसरी बात यह है कि इनका पलसीकर कॉलोनी में, इंदौर में मकान है। भोपाल में इनका रिवेरा टाउनशिप 7 रिवेरा टाउनशिप भोपाल में, सुल्तानाबाद में इनका करोड़ों का बेश कीमती मकान है। इंदौर में इनका बसंत विहार कॉलोनी में करोड़ों की कोठी है। इनका प्लाट नंबर 501 संस्कृति साकेत नगर इंदौर में करोड़ों का प्लाट है। भंवरकुआ चौराहा भोला राम रोड मार्ग पर बेश कीमती 3 बीघा जमीन इंदौर में इनकी है। इसके बाद में इनका इंदौर से लगा हुआ फार्म हाउस है। सीहोर जिले में लसुड़िया परिहार में बेश कीमती जमीन है इनकी। सांसद बने थे तब इन्होंने दिल्ली में करोड़ों रुपए का बंगला खरीदा था, वो बंगला है इनका। ग्राम सिया में, अपने देवास जिले का जो ग्राम सिया है, यहाँ पे सिया के राजस्व सीमा के अंदर सर्वे नंबर 405 में पवन पिता सज्जन सिंह वर्मा के नाम से एक फैक्ट्री है। आज करोड़ों रुपए का और इनके परिवार के नाम से करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। जो आज ये आदमी इतना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैंने जीवन में एक मकान नहीं बना पाया है, मैंने इतनी पवित्र राजनीति की है कि मुझ पर कोई दाग नहीं लगा सकता। ये क्या झूठ है? इस जनता को तुमने लूट लिया है, इस जनता को तुमने परेशान कर दिया है। जिस देश की जनता, जिस क्षेत्र की जनता, सोनकच विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं, इतने भोले भाले लोग हैं, आपको जीवन भर वोट देते आए, जीवन भर आपकी सेवा करते आए, जीवन भर वो आपको पूछता है, बदले में आप उनको गलत बोलते हो, उनको गालियां देते हो। आज राजपूत समाज के बारे में आप उनको गाली देते हो, हर समाज को आप गाली देते हो, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में आप गंदी बातें करते हो। ये बहुत गलत बात है सज्जन सिंह भैया। हमारे क्षेत्र की जनता आपके चेहरे को अच्छी तरह से जान गई है, अच्छी तरह से आपको पहचान गई है। आपने अपनी झूठ की दुकान बहुत चला ली, बहुत आपका नकली माल आपने हमारे क्षेत्र में बेच लिया। अच्छा, आपने कल एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, उसमें कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं इनके खिलाफ, अगर मीडिया को दे दूं तो क्या रावण का चेहरा सामने आ जाएगा? ये जो बताया है बिल्कुल सही बोला है मैंने। और ये आदमी कब करता है? जब उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा है या गलत होने वाला है, तब जाके आदमी इन चीजों की आवश्यकता महसूस करता है। मेरे साथ में इन्होंने शुरुआत से गलत करना शुरू कर दिया था। जब इनने गलत शुरुआत कर दिया था तो मैंने अपने बचाव के लिए कुछ चीजें इकट्ठी कर ली थी। तो आज सालों हो गए इनको, इनके साथ हमें। यही वो भी कह रहे थे कि पार्टी में जाने के पहले नहीं, पार्टी में तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने इसलिए कभी आवश्यकता लगी तो। और रही बात यह है कि अगर मुझे जाना होता तो मैं उसी वक्त चला जाता। शंका पहले से थी क्या जब आप रिकॉर्डिंग मुझे काटे ही जा रहे थे ना, हर मामले मेरा एक छोटा से छोटा काम नहीं हो पा रहा था। आज हमारी ये स्थिति हो गई थी। आज सज्जन भैया जहां जाते थे कहते थे कि ये लीला अटारिया ये मेरे से भी बड़ी है, मैं तो सिर्फ एक विधानसभा का ही विधायक हूं, ये पूरे देवास जिले की मालिक है, इसको राज्य मंत्री का दर्जा है। लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का था, हमारा काम कुछ भी नहीं हो पाता था। हम इनको कहते थे,
हमने डीपी दिलवा दी सोनकच्छ क्षेत्र में। आज अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं तो हमको जनता की सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमने जनता की सेवा के लिए, हमारे पास में लोगों ने बोला कि यार हमको डीपी की आवश्यकता है, एक लेटर लिख के दे दिया मैडम ने और 3 जगह डीपी दिलवा दी। जब डीपी दिलवाई, इनको पता चला तो इनको बहुत कष्ट हुआ, ये बहुत नाराज हुए कि तुमने कैसे डीपी दिलवा दी। हमने कहा भैया हम तो आपके साथ ही है और दिलवाई भी है तो कांग्रेस पार्टी का नाम होगा और हमको भी आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है तो जनता की सेवा तो करना पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने एमपीबी में बोल दिया, एमपीबी वालों ने सुनना बंद कर दिया हमारी बात। हमने एक मोटर ग्राम एनाबाद में दिलवा दी। अजा मोहल्ले में वो लोग मेरे रिश्तेदार है, इनने बोला कि वो मोटर कैसे दिलवा दी, पीएचई वालों को बोल दिया कि इसके कहने पे कोई भी मोटर मत देना। पीएचई वाले ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, सीओ साहब ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। जब हमने इनको बोला कि भैया अधिकारी हमारे आपके रास्ते ब्लॉक कर दिए, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, हमने बोला कि भैया आप सीओ साहब से बात करो, पीएचई वालों से बात करो, हमारे कहने पे वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोन नहीं उठाते हैं, 2-2 दिन तक मेरा फोन नहीं उठाते हैं, मैडम का फोन नहीं उठाते हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष है। और जब हम ऑफिस में जाके मिलते हैं कहते हैं कि सर आपने हमारा फोन नहीं उठाया, तो बोलते कि यार मैं मीटिंग में व्यस्त था। बोला कि सर बाद में लगा लेते। लेकिन ये सब चीजें सोनकच्छ की हुई ना, आप लोग सोनकच्छ में काम कर रहे थे, इसके अलावा बाहर भी दखलंदाजी की क्या? क्योंकि जिले भर में 5 तहसीलें हैं, सब है। नहीं 5 तहसील, देखो ज्यादातर हम रहने वाले सोनकच्छ क्षेत्र के हैं, चुनाव भी सोनकच्छ क्षेत्र से ही हम वार्ड क्रमांक 8 से लड़े, तो ज्यादातर लोग हमारे सोनकच्छ क्षेत्र के हैं, यही हमसे काम का बोलते थे। एक अरनिया गांव है जहाँ पे हमारे समाज के लोग हैं, उनकी मोटर जल गई तो गांव के लोगों ने भी बोला मुझे, अरनिया वालों ने, कि यार इनको एक मोटर दिलवा दो, बेचारे रोड पार करके आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। एक महिला का एक्सीडेंट भी वहां पे हो गया है, टक्कर लग गई थी। मैंने 1 महीने तक लगातार पीएचई के अधिकारी रावत जी को फोन लगाया, रावत जी ने वो मोटर नहीं दी। लेकिन जैसे ही सज्जन भैया ने बोला ही सही, रावत जी को फोन लगा के उसी दिन मोटर पहुंच गई, उसी दिन सारे काम हो गए। मेरा फोन पीएचई वाले नहीं उठाते, तो मैं ये बात सब सज्जन भैया को कहता था कि भैया आप अधिकारियों को थोड़ा बोलो कि हमारा फोन तो उठा ले, तो ये बोलते थे फिर भाई अपनी सरकार नहीं है अभी। और जब ये फोन लगाते थे मैं इनके साथ ही गाड़ी में बैठा रहता था, जब सरकार नहीं है तो इनका भी फोन नहीं उठाना चाहिए, है ना। इन जैसे ये फोन लगाते थे तो उधर अधिकारियों का जवाब आता था, प्रणाम सर, मैं सुनता था, ये माइक खोल के कई बार बात करते थे। तो इस टाइप से अगर मान लो इन्होंने अगर हमारे साथ में ये करना शुरू कर दिया, निपटाना शुरू कर दिया, तो कैसे काम चलेगा बताओ। अच्छा, इन्होंने हमारे साथ में ये भी लिखा है कि इनके खून में दोगलाई है ना। हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को, मेरे परिवार को पूरा क्षेत्र जानता है, सारे लोग जानते हैं कि ये ईमानदार लोग हैं, ये खानदानी लोग हैं। हमारे परिवार पर, मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर एक जरा सा दाग नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा तेरा पिताजी बहुत अच्छा आदमी था, तेरा बाप बहुत अच्छा आदमी था, बहुत हमारा सेवा भावी था और क्षेत्र में सभी से अच्छे मेलजोल थे, और तू भी उन्हीं के नक्शो कदम पर चल रहा है। लेकिन आज वो कह रहे कि हमारे खून में आज दोगलाई दिखने लग गई उनको। उन्होंने मेरी तुलना स्वर्गीय राजा राम जी वास्कले टीआई जो शहीद हुए हैं उनसे की। मैं क्या तुलना करूं, वो तो शहीद हो गए, वो इतने बड़े हैं। आज उन्होंने पुलिस की सेवा में रहते हुए देशभक्ति जन सेवा का नारा उन्होंने साबित किया है और उन्होंने दूसरों की सेवा के लिए अपनी आज शहीद हो गए हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं कि हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना और उनके परिवार पर जो कष्ट आया है उसे सहन करने की शक्ति देना, उनके परिवार पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरे ऊपर इन्होंने ये दाग लगाया कि एक ये पुलिस वाला, तो मेरे बारे में वो क्या जानते हैं। आज मैंने 26.5 साल की सेवा की है। मैं बता देना चाहता हूं सज्जन सिंह जी को कि आप विधायक हैं, आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरा सर्विस रोल चेक करवा लीजिए, मुझे कितने पुरस्कार मैंने सेवा काल में मिले हैं, मेरे उत्कृष्ट कार्यों के लिए मुझे इतने पुरस्कार मिले हैं। कई बार मेरा पेपरों में लेख आया है। मैं आगर मालवा में भी रहा 8 साल में 5 साल में चौकी प्रभारी रहा हूं। अभी ज्यादातर सब इंस्पेक्टर प्रभारी रहते हैं, लेकिन जब सब इंस्पेक्टर लाइन में टच हो जाता था तो कहते थे कि यार वहां स्थिति माहौल खराब है, किसको भेजें। जब अधिकारियों की बात आती थी कि साहब वो अटारिया को भेज दो, अटारिया सब मैनेज कर लेगा, और मैंने वहां मैनेज भी किया। पिछली बार मेरा पेपर में बड़ा लेख आया था, पूरे संभाग में, उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा नाबालिग बालिकाओं का जो अपहरण हुआ है, उनकी दस्तयाबी भारत के अलग अलग कोने में जा जाकर सबसे ज्यादा दस्तयाबी करी। उसके लिए मुझे माननीय आईजी साहब के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और उत्कृष्ट उसका सम्मान दिया गया है। ऐसे कई पुरस्कार मुझे मिले हैं। जो हमारे भैया ये कह रहे हैं, मैंने पुलिस विभाग में भी रहा,
देशभक्ति जन सेवा का जो नारा जो मैं लेके गया था, उसी हिसाब से मैंने छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति की भी, हर अच्छे व्यक्ति की मदद की है, हर अच्छे व्यक्ति की सेवा की है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ समय समय पे अभियान चलाया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन हमारे आज सज्जन भैया मेरे खून में दोगलाई बताते हैं, मेरी देशभक्ति जन सेवा में दोगलाई बताते हैं, जो स्वयं झूठे हैं, जीवन भर झूठ बोलते हुए क्षेत्र की जनता को छलते आए हैं, छल कपट करते आए हैं। इनको शोभा नहीं देता है, इनकी उम्र इतनी हो चुकी है, इनका आज इनको चिड़चिड़ापन आता है, क्षेत्र की जनता को गाली देते हैं। मेरा ये कहने का मन है, ये निवेदन है मेरा कि आदरणीय सज्जन भैया, अब आपकी उम्र हो चुकी है और आपने यहाँ की जनता को बहुत बेवकूफ बना लिया। आपने आपकी दुकान बहुत चला ली, बहुत नकली सामान बेच लिया। अब आप ये नकली सामान लेकर अपनी दुकान समेटकर पोटली बांधकर इंदौर के लिए रवाना हो जाइए। अब यहाँ की जनता समझ चुकी है, अब आपका सामान खरीदने वाले नहीं है, अब आपकी चलने वाली नहीं है। आज उनका बेटा, इस क्षेत्र का बेटा हूं, मैं जीवन भर इनकी सेवा करने के लिए आया हूं। अगर पार्टी जैसा मुझे आदेश देगी कि इस तरह से सेवा करना है, मैं उस तरह से सेवा करूंगा। लेकिन मेरा जीवन मैंने पुलिस विभाग में भी सेवा काल में लगाया है, 26.5 साल की सर्विस में। मेरे ऊपर अगर सज्जन वर्मा आदरणीय एक दाग बता दे तो मैं मान जाऊंगा, एक दाग, एक शिकायत मेरी। मैंने इतनी अच्छी नौकरी की है और जनता के बीच में भी उन्हें इतना ही अच्छा काम किया है और आने वाले समय में भी मैं जनता की सेवा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूंगा। ये पहले आपका इरादा शायद आष्टा का था मेरे ख्याल में, जब आप आष्टा से लड़ना चुनाव चाहते थे, मैंने वहां भी दिक्कत आई आपको? नहीं, मैंने क्या है, देखो, मैंने आदरणीय सज्जन भैया से ये बोला था कि सज्जन भैया, आष्टा में गोपाल इंजीनियर को आपने लगातार 3 बार टिकट दिया और तीनों बार चुनाव हारे और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। लेकिन भैया अगर आप कहो तो मैं तैयारी कर लूं, अगर आप कहेंगे तो मैं, इतना है कि मेरे इतने अच्छे संबंध है कि उस सीट को मैं निकाल के ले आऊंगा। इनने बोला है कि कमलनाथ जी सर्वे करवाएंगे, जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भी मिलेगा तो मेरे को सेवा करना है भाई, जो भी होगा उसकी सेवा करेंगे। अगर सर्वे में नाम आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो वैसे भी मैं करूंगा क्या, इसलिए मैं चला गया था वहां पे। तो अब तो मेरे ख्याल में सीधा मुकाबला आपका सज्जन वर्मा से ही होगा अब मैं ये नहीं कह सकता है कि मेरा हो या किसी का भी हो, लेकिन ये बात सही है कि जो जिसको भी टिकट मिले, लेकिन मुकाबला हमारा सामने ही होगा। जिसको भी टिकट मिलेगा मैं उसके साथ रहूंगा और सज्जन भैया की दुकान समेट के इनको घर भिजवाऊंगा। अच्छा, एक बात आ रही थी मानहानि के दावे मैं क्या है, आज जो जनता समझ चुकी है, जी। मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। दूसरी एक बात और है, सज्जन भैया ने ये बोला है कि मेरा फोटो लगा के जीता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो फोटो काटते हुए आपने जो राजपूत समाज के, यहाँ के राजपूत समाज के लोगों को गाली दी है, आपने दिग्विजय सिंह जी को गाली दी है, चुनाव के एन समय पे इनका पोस्टर में से फोटो काट काट के कई जगह लोगों ने विरोध करा, एक जगह नहीं कई जगह इनके फोटो काटे हैं। और अगर ये एक दिन अगर ये कह दे कसम खाके कि मेरी पत्नी के साथ एक दिन भी प्रचार करना, अगर ये गए हो, एक दिन भी कसम खाके कह दे कि मैं प्रचार करने गया, और ना ही कि हमारे परिवार ने किसी ने बोला, हमारी मैडम ने बोला कि आप हमारे साथ प्रचार करने जाओ, और वास्तव में अगर ये प्रचार करने जाते तो हमारे 4-5 हजार वोट और कट जाते। अच्छा, उनकी चिढ़ का कारण क्या लग रहा है? उनको अपनी सीट खतरे में लग रही है, ऐसा लग रहा है? उनको ये लग रहा है, अब वो उनकी सीट खतरे में लग रही है, अब वो चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, जनता ने नकार दिया है। वो उनके साथ रहने वाले कई लोग अभी भी नाराज है, अभी उनको नहीं पता है, उनके चंगू मंगू है, उनको एक आदत बन गई है चुगल चोट्टे की। उनके जो चंगू मंगू इधर उधर से बात लाते हैं, भैया वो ऐसा कह रहा था, भैया वो ऐसा कर रहा था, भैया बस भैया इतने कच्चे कान के हैं, इतनी उम्र के बाद भी खाली उनको जब तक वो इधर उधर की बात नहीं सुने उनको चैन नहीं पड़ती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतनी उम्र होने के बाद में भगवान का नाम लो, घर जाओ और आराम से भक्ति करो। जो जीवन भर आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को साथ छल कपट किया है, आखिरी में भगवान का नाम ले लो तो आपका भगवान कहीं ना कहीं उद्धार कर देगा। अच्छा, मानहानि के दावे का बात हो रही थी, आपने भी कहा कि मैं भी मानहानि का दावा लगाऊंगा, उन्होंने भी कहा कि मानहानि का, लेकिन लगाया तो किसी ने नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने बोला है, देखो मैंने तो ये बोला कि आपको सबको पता है जो उन्होंने जो एक ऑडियो जारी हुआ उसमें भी मुकदमा बनता है, लेकिन मैंने भी फिर ये कह दिया है कि अगर वो आगे आगे वो पीछे पीछे में, मेरे पास में तो और भी वो मानहानि का दावा लगाए, उनके दावे का स्वागत है। मैं उस दावे का प्रमाण सहित बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से जवाब दूंगा। अच्छा, मैं प्रमाण सहित दूंगा। और रही बात यह है कि वो लगाए फिर मैं लगाता हूं,
फिर वो मैं मानहानि का दावा लगाता हूं, जो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है वो सिद्ध कर दे, मैं तो प्रमाण के साथ सिद्ध करूंगा उसको। अभी आपके पास उनके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है जो आपने एक दिन कहा था कि मीडिया में हम दे दें? अब वो तो मुश्किल देखो पड़ जो जाएगा। भी है, मैं तो ये भी उसको वो करने वाला नहीं था। कुछ समेट के तो रखा होगा आपने। वो तो है, मौका आएगा तो मैं सब कर दूंगा पेश, लेकिन आवश्यकता लगने पर ही करूंगा। जी। मुझे ये भी नहीं करने का था, मैं इतनी छोटी मानसिकता नहीं रखता हूं। लेकिन जब मैंने ये बोला, आप ही बताइए, अगर किसी के बेटे को जान से मारने की धौंस देगा, वो माता पिता क्या करेंगे? आज हमारे लिए, हमारे बेटे, हमारी औलाद से बढ़ के हमारे लिए क्या है? ये इंदौर से आके कह रहे कि मेरे क्षेत्र में अगर तेरा बेटा चला गया तो मार डालूंगा। हम यहीं पैदा हुए हैं, सोनकच की मिट्टी में पैदा हुए, हम सोनकच विधानसभा क्षेत्र की, हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, हमारे नातेदार है, सब कुछ है, आप हमको नहीं जाने दोगे? वो भगवान के शनि महाराज के दर्शन करने गया था मेरा बेटा, उस दौरान इनने कह दिया कि ये क्षेत्र में नहीं जाएगा, तुम शनि महाराज के दर्शन करने भी नहीं जाने दोगे, हमारे क्षेत्र में भी नहीं घूमने दोगे। आप इंदौर से आए हो, आप कह रहे हो कि मेरा क्षेत्र है, हम यहीं पैदा हुए, हमारा क्षेत्र नहीं है। मतलब कितनी दुख की बात है। आज मतलब ये इस टाइप की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है उनको खतरा लगा हो, और वो जैसा जैसा आगे करते जाएंगे, रास्ता बताते जाएंगे, मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। अगर वो कुछ नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगा, और अगर वो करते हैं तो अभी आपने देखा कि इसी में एक FIR तो यही बनती है। दूसरा, मानहानि का भी दावा लगाऊंगा। तीसरी बात ये है कि मुझे उनके मानहानि के केस लगाने वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास में सब सबूत है उसके। अच्छा, आप बीजेपी में जब गए तो क्या बीजेपी वालों ने आपको अप्रोच किया कि आपने बीजेपी से? नहीं, मैं मेरी मर्जी से गया, दुखी होके। लिंक व्यथित कैसे होके। बना, किसके माध्यम से? लिंक क्या है, देखो मैंने स्वयं ने संपर्क किया हमारे राजीव खंडेलवाल जी से, और हाटपिपलिया विधायक जो श्री हमारे मनोज चौधरी जी से, क्योंकि इनसे मेरी कुछ एक आध बार इनने बोला था कि यार आप आ जाओ। उस टाइम पे तो मैंने बोले यार ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, ये भले ही नहीं बढ़ने दे, लेकिन मैं इनके साथ रहूंगा। तो आज एक आरोप हमारे मनोज राजानी जी ने भी लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे 1,80,000 रुपए खा गया है, 1,80,000 रुपए का मेरा बिल दे दे, होटल का बिल। हाँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं मनोज भैया, 7 तारीख को सारे कार्यकर्ता राजस्थान गए थे, 7 तारीख से 28 तारीख को यहाँ आए, मतलब 7 तारीख से तो 27 तारीख, 28 तारीख की सुबह तक का भी पूरा होटल का हिसाब हमने उठाया। एक दिन में उनने 1,80,000 रुपए का बिल बन गया उनका। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनने ऐसा क्या खिलाया जो 1,80,000 का बिल बन गया। फिर मैंने उनसे ये बोला, उनने मेरे से बोला कि फिर भाई ये यहाँ का बिल होटल वाले का आपको देना है। मैंने उनसे बोला कि भैया सारा बिल मैंने आज तक का दिया, आपने रघुवीर सिंह जी बघेल को उपाध्यक्ष बनाया, कायदे से तो 4-5 दिन का पैसा आपको दिलवाना था, आप 4-5 दिन का नहीं दिलवाओ तो ये 1 दिन का पैसा इनसे दिलवा दीजिए, क्योंकि ये उपाध्यक्ष बने हैं और ये पैसा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ये बात मैंने उनसे कही थी। मैंने बोला आप उनसे ले लीजिए। अरे यार मैं उनको कैसे बोलूं? जब आप उनको कैसे बोलो, मेरे से बोल सकते हो, जबकि मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, हमारे कोई आड़े टेढ़े काम नहीं है, हमारे पास में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है। हमने जो भी कमाया है हमारी मेहनत और ईमानदारी से, नौकरी में हमारा पेट काट काट के हमने पैसा इकट्ठा किया है। वो कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए कहां से लाए, आप बोलो तो सही, मैं सारा जवाब दूंगा। मैंने 50 लाख की बात हो रही है, वो तो सब जवाब दूंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड दूंगा, पूरे सबूत के साथ दूंगा। एक 40 बाई 60 का तो मैंने खड़े खड़े प्लाट ही बेच दिया है, और सारी चीजें मैं तो वित्त प्रमाण के दूंगा, सारा है मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्लाट खरीदा था, और आज मेरे पास में जो मैं किस्तें भरता हूं, जो सारी चीजें हैं जो मैंने लोन पे ली है चीजें, वो भी सब मैं सब बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, उसका सब जवाब मैं कोर्ट में दूंगा। वो उनका स्वागत है, आराम से वो जाए और मेरे खिलाफ मानहानि का दावा लगाए, वो लगाए, फिर मैं लगा दूंगा उनके पीछे, FIR भी दर्ज करवाऊंगा। दोनों आप चुनाव भी लड़ेंगे साथ में। अब ये देखो, ये तो पार्टी के ऊपर है जी। अब पार्टी अगर मान लो, लेकिन अगर आपकी उचित समझती फेसबुक है, की प्रोफाइल और ये सब ये इशारा कर रही है कि आप तैयारी कर रहे हैं सोनकर से। मतलब मैं घूम रहा हूँ, लोगों से मिलना जुलना कर रहा हूँ। जी। ये तो टिकट देना तो हाईकमान के हाथ फिर भी में। बीजेपी ने कोई वादा तो किया होगा कि नहीं, मेरे से कोई वादा नहीं किया, मैंने भी उनसे कोई वादा नहीं किया है। मैं तो गया हूं कि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना आया हूं, और निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करूंगा। अगर आप उचित समझते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं दुखी हो चुका हूं। आज ये स्थिति है कि आज भी सज्जन भैया के साथ जो रहने वाले लोग हैं, अभी ये मन समझा रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, इनने सबको दुखी किया है। आप बताओ, इन्होंने आज तक एक भी दलित नेता को आगे बढ़ने दिया हो? आदरणीय हमारे स्वर्गीय दादा सौभाग्य सिंह जी गौड़ इनको लेके आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ाया, इनने उनको निपटाया। हमारे जसवंत सिंह दरबार टोंक वाले, इनके नाम की माला जपते थे, वो भी पूरे समय इनके लिए देते थे, उनको इनने निपटाया।
जो जो आगे बढ़ने वाला लोग है, बाकी हमारे आजा वर्ग के लोगों को तो इन्ना आगे ही नहीं आने दिया। जैसे मतलब उठा के लाते हैं ये, और जैसे ही बराबरी में आने लगा उसको ऐसा गाड़ देते हैं कि ये ऊपर तक नहीं जा पाई। ये इनकी सोच है। और मेरे से अभी भी ये जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो तो मंजे मंजाए नेता है, अभी भी इसमें भी न जाने क्या क्या बुराइयां ढूंढ लेंगे वो। अच्छा ही जो मैं जो बोल रहा हूं वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता सब समझ चुकी है और अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। बहुत इन्होंने बेवकूफ बना लिया है, यहाँ पे बहुत बेवकूफ बना लिया है। ठीक है, तो ये थे भैरूलाल जी अटारिया और उन्होंने सज्जन वर्मा की बातों का भी जवाब दिया, अपनी बातें भी उन्होंने रखी। आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे विधायक जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अब ये तो आपने सारी बातें सुनी ली। मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सनातन धर्म के जो हम लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के भी ये खिलाफ है। खिलाफ कैसे हैं? ये हमारे बागेश्वर धाम के बारे में हमारे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, हमको बैकुंठ का मार्ग का रास्ता दिखाते, उनके बारे में गलत बोलते हैं ये। इसके बाद में मैं एक और आपको घटना बता देता हूं कि अभी टोंक खुर्द में एक कार्यक्रम था। उन्होंने 23 एलईडी दी थी स्कूलों को, स्मार्ट टीवी। उस दिन हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं श्री राय सिंह जी, उनके जो भैया प्रतिष्ठित हैं कमल सिंह जी टाँक शिक्षा विभाग में, हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कार्यक्रम रखा जो सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करना था। लेकिन ये गए वहां पे, माल्यार्पण कर दिया और दीप लेके वो खड़े हैं। हमारे कमल सिंह जी टाँक साहब माचिस और लेके खड़े हैं कि साहब ये दीप भी जला दो। अरे यार तुमको कुछ दिखता नहीं, उनपे भी चिड़चिड़ करने लग गए। अरे यार बोले तुम समझा करो यार, क्या है दीप वगैरह ये वो। मतलब दीप नहीं लगाया उन्होंने, मतलब वो तो सरस्वती माता को भी नहीं मान रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को भी नहीं मान रहे। हमको कई बार इस पर ऐसी तकलीफ होती थी। उस दिन मैं भी था जिस दिन जिरवाए में इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में और हमारे पंडित मिश्रा जी के बारे में बुरा बोला था। उस दिन भी मुझे बहुत बुरा लगा था और ये सारी बातें मेरे अंदर आ गई थी। ये सारी बातें मुझे लगा था कि यार ये आदमी अपने धर्म विरोधी भी है, भले ये धर्म का ढोंग करता है, दूसरा क्षेत्र के लोगों का नाम लेता है, वोट लेता है, इनको भी गलत बोलता है। मेरे इसके पास रहने से कोई मतलब नहीं है। अपन राष्ट्र हित का जो काम करती पार्टी उसके साथ चलो, जो हमारे सनातन धर्म की बात करती उसके साथ चलो, जो जनहितैषी योजनाओं का काम करती उसके साथ चलो, उसी में अपना फायदा है। तो आज मैं मोदी जी के राष्ट्र हित की भावना और हमारे जो है शिवराज सिंह जी यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इनकी जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर आया हूं। और आदरणीय सज्जन भैया को हम आज ये चाह रहे हैं कि हम तो चाह रहे कि आप आराम से घर बैठ जाओ, और नहीं तो इनके चंगू मंगू ही इनको घर बिठाने के लिए पर्याप्त है। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आपको खरीद लिया, आप करोड़ों में बिके हैं, कहाँ तक ये बात सत्य है? देखो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जब 5-6 साल का था तब मेरे पिताजी चल बसे थे। मेरी माँ ने मुझे मजदूरी कर करके पढ़ाया लिखाया और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में महादेव महाराज के मंदिर, देव महाराज के देवरे में और भगवान के मंदिर में जब पूजा होती थी तो मेरी माँ हाथ जोड़ती थी और ये कहती थी कि हे भगवान, पूरा गांव को भलो करजे, पूरी बस्ती माता को भलो करजे, जिका बाद में मारो भलो करजे। उसकी गांव की भाषा में कहती थी। मैं कहता था कि माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है कि सबको भलो करजे, जिका बाद मारो भलो करजे। तो उसके यह शब्द थे कि बेटा अगर गांव के पास में होगा तो अपन भी खा लेंगे, अपन मजदूरी करके खा लेंगे, और अगर गांव के पास में ही नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे। तो वो भाव मेरे मन में आज भी है। मेरी माँ ने मैं हमेशा यही बोला कि बेटा ईमानदारी के मार्ग पे चलना। लोगों के जिनके पिताजी हैं उनके लड़के बिगड़ गए हैं, अगर बेटा तू कहीं गलत लड़कों के साथ चला गया या गलत लाइन पकड़ ली तो मेरा तो रंडापा बिगड़ जाएगा। मैं उसकी बात मानता था, आज भी उसकी बात मुझे याद आती है। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वो ऐसे संस्कार दे के गई है, ऐसा ईमानदारी का पाठ पढ़ा के गई है कि भारत में ऐसी कोई मुद्रा नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके, मेरे ईमान को खरीद सके। आज जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार और झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब बौखला रहे हैं पूरी तरह से। ये क्या हो गया, उनको मन में था सालों से कि यार मैं इसको कुछ भी कह देता हूं, ये तो जाता तो ही नहीं। लेकिन जब घड़ा भर जाता है आखिर कब तक
कई चीजें उन्होंने ऐसी करी है, कई बार उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन मैं नजरअंदाज करता गया उनको। ये था आज भी, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, कहाँ जाएगा अपने से अलावा। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है, उन्होंने ये कहा है कि जिंदा हो तो जिंदा आना न जरूरी है, और वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। तो आज हमारे वसूलों पे आंच आ रही थी, इसीलिए हम उनसे टकराए हैं, और आज हम ईमानदारी के मार्ग पे हैं। वो ईश्वर सब देख रहा है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। मैं ये कह रहा हूं कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, राम किसी को मारे नहीं सबके दाता राम, अपने आप मिट जाएंगे कर कर खोटा काम। इन्होंने बहुत खोटे काम कर लिए हैं, लोगों को बहुत दुखी कर लिए हैं, इनका अंत समय आ गया है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल झूठे और निराधार है। अटारी जी, मनोज यादव ने बोला था कि आप ने 50 लाख रुपए अगर दिए हैं तो साबित कर दें तो आपको 50 करोड़ रुपए देंगे वापस। वो तो मैं साबित कर ही दूंगा। और रही बात यह है कि मुझे 50 करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए, किसी की एक फूटी कोड़ी हराम की मुझे नहीं चाहिए। अगर वो इतना ही मान सम्मान रखते हैं तो आधी बात तो उसमें साबित हो ही गई है, जो ऑडियो आया है उसमें। बाकी की बात वो मानहानि का केस लगाए वो भी साबित मैं कर दूंगा। और मुझे जो है 50 करोड़ नहीं चाहिए, न तो हराम का एक पैसा चाहिए, मेरे 50 लाख रुपए ही दे दें अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो ये थे भैरूलाल जी अटारिया, आपने सुना। आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट जरूर कीजिए।